करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे अपने वन लाइनर रिवीजन सेक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे कल जो भी हम लोगों ने पढ़ा था डेली करंट अफेयर में उसका, ठीक है ना। कल तो संडे था, फिलहाल तो संडे को वीकली रिवीजन होता है, लेकिन उससे पहले जो डेली करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। तो 14 नवंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और बाल दिवस मनाया गया। मधुमेह दिवस जो मनाया गया उसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप। नरेंद्र मोदी जी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया है कहाँ से? डोमिनिकन गणराज्य से। अभी नाइजीरिया का भी दिया गया है, उसको कल हम लोग कवर करेंगे। मिसेज यूनिवर्स अमेरिका का खिताब किसने जीता है? शेफाली जामवाल ने जीता हुआ है। इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस ये भी मनाया गया है दोस्तों 15 नवंबर को। ये भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया एलिस स्टेफेनिक को। और फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में निशानेबाजी में भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड शामिल थे। बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भूषण रामकृष्ण गवई को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस महोत्सव आयोजित होगा इस बार, और इसकी वेबसाइट अभी लॉन्च की गई है। ये आयोजित होगा 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में, ठीक है, इस बार। और इस बार संस्करण कौन सा होगा? 18वां। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के टोटल 6 पुलिस स्टेशनों को आधिकारिक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र अफस्पा लगा करके घोषित किया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे सैटरडे से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज के दिन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर कल साइंस की ई बुक चाहने वालों के लिए डिस्काउंट दिया गया था, ह्यूज डिस्काउंट दिया गया था। 20 रेट्स में ई बुक कर दी गई थी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश की ई बुक लेने में दिक्कत हासिल कर रहे थे, मतलब कि वो सही से ले नहीं पा रहे थे। इंग्लिश की ई बुक भी सेम वैसे ही लेना है आपको जैसे हिंदी की लेनी है। बस उसमें ये है, ध्यान रखना है, जहां पर रेट लिखा रहता है ना उसके नीचे आपको टैप करना है। ओवरऑल में सिलेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा प्राइस दिखाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कार्ट यानी कि उस फोल्डर में जितनी ई बुक है सबको सेलेक्ट कर लोगे तब ज़्यादा रुपए पे करना पड़ेगा। तब कूपन कोड लगाने पर 20 पर नहीं आएगा वो, है ना। लेकिन केवल जहां पर ई बुक लिखा रहे उसी के नीचे आप टैप करो और उसके बाद गो टू कार्ट पर जाओ, तब आपको वहां पर जब कूपन कोड लगाओगे तो प्राइस लेस होकर के 20 पर आएगी। आज के लिए और बढ़ा दिया गया है, एक दिन का और मौका दे दिया गया है। जितने लोगों ने साइंस की ई बुक नहीं ली है फटाफट से जाकर ले लो, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ई बुक के नीचे जो प्राइस लिखा रहता है उस पर टाइप करना है, फिर गो टू कार्ट में जाना है, फिर साइंस कूपन कोड लगाना है, फिर अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे या कहें राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल टॉलरेंस डे भी मनाया जाता है। तो दोनों ही आपका सही होगा ऑप्शन। एक एक करके समझते हैं। नेशनल प्रेस डे, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, लेकिन नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों याद रखना। 3 मई को याद रखना, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ तब तक। द चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, ये इस बार की थीम है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की। 16 नवंबर को मनाया जाता है। 1966 से मनाया जा रहा है। 58वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है इस बार। और जैसे कि मैंने आपको रैंक बताया, रैंक याद रखना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी रैंक है भाई? 159वीं है भारत की। 159वीं रैंक है। पिछली बार 161वें स्थान पर भारत था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर। बात करते हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है ये समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 16 नवंबर को। 1996 से ही मनाया जा रहा है। अगला, ये कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने किस देश में चाणक्य मेगा पोर्ट का परियोजना का अनावरण किया? चाणक्य मेगा पोर्ट परियोजना, इसका अभी उद्घाटन किया है पेरू में। किसने? चीन ने। अब आप कहोगे चीन ने पेरू में किया? बिल्कुल, चीन ने पेरू में ये प्रोजेक्ट बनाया है। एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा पोर्ट है, चाणक्य मेगा पोर्ट। मतलब वो पूरा का पूरा बंदरगाह है, चाइना ने बनाया है, चाइना ने डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर आप इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख पाओगे, चाइनाज प्रेसिडेंट अनवील्स ए मेगा पोर्ट इन पेरू।
चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए हुए थे वहां पर और इन्होंने इसका उद्घाटन किया, बट लोकल सेज दे आर बीइंग लेफ्ट आउट। लोकल जो है इसको क्रिटिसाइज भी कर ही रहे हैं। फिलहाल 1.3 बिलियन डॉलर की खर्च का ये बना हुआ है और शी जिनपिंग और पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट ये दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। चीन के कॉस्को के पास इसका अधिकांश स्वामित्व है। 15 घाट हैं, एक बड़ा औद्योगिक पार्क यहाँ पर होने जा रहा है। एक दशक में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक का यहाँ पर निवेश भी होगा चाइना का। तो चाइना जो है छोड़ नहीं रहा है किसी को, अपने आसपास तो इधर सबको इन्वेस्टमेंट कर करके मतलब अपने ट्रैप में फंसाता ही है, ये साउथ अमेरिकन कंट्री को भी फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। पेरू कहाँ पर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप में। तो देखोगे वर्ल्ड मैप में जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, ऊपर है चाइना, तो यहाँ से ये तो चूंकि एशिया है, एशिया छोड़ दो, इधर अफ्रीका छोड़ दो, यूरोप छोड़ दो, उत्तरी अमेरिका छोड़ दो, दक्षिणी अमेरिका छोड़ दो, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका मत छोड़ो, दक्षिण अमेरिका में आ जाओ। यहाँ पर ये आपको देश दिख रहा है पेरू, यही है पेरू, ठीक है ना। ये देश जो है ये है पेरू। तो क्या इधर से आते होंगे इतनी दूर? नहीं, ये इधर से आते होंगे, है ना, क्योंकि धरती गोल है। फिलहाल पेरू में यहाँ पर ये पोर्ट बनाया गया है, मेगा पोर्ट, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा बनाया गया है और चाइना इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो पेरू क्या है? दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। अच्छा, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर ब्राजील जो है ना सिर्फ 2 देश से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बाकी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के सभी देशों से ब्राजील बॉर्डर शेयर करता है। आप चलो कमेंट करके वो दोनों देशों के नाम बता दो, देखते हैं कितने लोग का सही होता है आंसर। आगे बढ़ते हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है वीडियो कोर्स में भी और ऐसे भी मैंने बताया है। किस फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म में तो इसको जीता है दोस्तों द फैबल ने। द फैबल फिल्म जो है ये मनोज बाजपेयी जी की है और इसने जीता हुआ है विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड एट लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मनोज बाजपेयी की ये फिल्म है। तो राम रेड्डी इसके डायरेक्टर हैं और ये फिल्म अपनी अनोखी कहानी और जादुई यथार्थवाद के लिए फेमस है। 2024 के मामी मुंबई फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता था इसने और अब 38वां लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता हुआ है। अगला, अच्छा, एमजीटी ऐप पर ही सारी हमारी ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, पीडीएफ, क्विज सब मिलती है। तो एमजीटी ऐप तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना ही चाहिए। बहुत सारे कंटेंट इसको आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आप स्टडी करते हो, तैयारी करते हो किसी एग्जाम के, तो बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री में मिलेंगे। आप बहुत कम ही ऐसे ऐप देखोगे एजुकेशनल ऐप जहाँ पर फ्री कंटेंट भी होंगे। अमूमन जो एजुकेशनल ऐप आते हैं या लोगों के चलते हैं वहाँ पर सिर्फ पेड कंटेंट ही है। यहाँ पर आपको 80% चीज़ें फ्री मिलेंगी और सिर्फ 20% पेड मटेरियल है। अगला, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा शुरू हुआ? बाली यात्रा बहुत ही फेमस है। बाली यात्रा जो है ये उड़ीसा में होता है हर बार, तो आपको उड़ीसा ही याद रखना है। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला, ट्रेड फेयर भी होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सा फेस्टिवल एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल होता है या ओपन एयर ट्रेड फेयर होता है? तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। तो ये होता है उड़ीसा का बाली यात्रा, बाली यात्रा महोत्सव, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से फेस्टिवल लगता है। ओपन एयर मतलब कि खुले मैदान में मेला लगेगा, जैसे जनरली मेला लगता है, लेकिन ये ट्रेडिंग को लेकर के ज्यादा फेमस होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा ट्रेड फेयर हो गया। और वैसे सबसे बड़ा महोत्सव कौन सा या मेला कौन सा होता है? तो आप कहोगे दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला। कहाँ पर? प्रयागराज वाला कुंभ जो है वो सबसे बड़ा। वैसे कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, लेकिन प्रयागराज वाला सबसे बड़ा होता है। प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास का जश्न मनाने के लिए ये ओपन एयर व्यापार मेला होता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 22 नवंबर को ये समाप्त होगा। महानदी से बोईटास नामक गांव के नाव से सवार होकर दूर दराजों की यात्रा करते हैं लोग। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है आपको। उड़ीसा की बात करेंगे अगर हम लोग, उड़ीसा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी बीजेपी पार्टी से सीएम है। नवीन पटनायक जी की जगह पर आए हैं अब, ठीक है, दोबारा जब चुनाव हुआ तो। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का झील यहाँ पर है, अंशुपा झील है, कांजिया झील है। चिल्का झील से 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, दूसरा खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, तीसरा पॉइंट एक ये लैगून टाइप की झील है। सिमलीपाल अभ्यारण्य यहाँ पर है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है। चंदका हाथी विहार है। घुमरा, छाऊ, सांवारी, संचरा, पैका, गरुड़ वाहन ये यहाँ के प्रमुख
लोक नृत्य हैं। 30 जिले हैं, 147 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट यहाँ से जाती हैं। अगला, COP29 के दौरान निम्न में से किन देशों ने ऊर्जा प्रणाली एकीकरण समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में COP29 चल रहा है, इसको मैं कवर करा चुका हूं ऑलरेडी। COP29 वाला, COP29 कहाँ हो रहा है इस बार? बाकू में हो रहा है, अजरबैजान में। तो बाकू अजरबैजान में अभी ऊर्जा प्रणाली एकीकरण पर 3 देशों ने हस्ताक्षर किए। किसने किसने? कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान साइन एनर्जी सिस्टम इंटीग्रेशन एग्रीमेंट COP29 में। अभी बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। बाकू डिक्लेरेशन निकल करके आएगा जब इस समिट कंप्लीट हो जाएगी तो। ठीक है, आखिरी दिन। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि 11 से 22 नवंबर तक अभी COP29 वहां पर आयोजित हो रहा है। अच्छा, मैं लगातार अभी बताते आ रहा हूँ आपको, COP29 के साथ साथ COP16 भी याद रखना है, क्योंकि COP16 जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो है, वो बायोडाइवर्सिटी को लेकर है। ये तो क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी वाला कहाँ पर हो रहा है COP16? वो हो रहा है कैली कोलंबिया में, वो हुआ मतलब हो गया है। और ये वाला जो हो रहा है ये COP29 बाकू अजरबैजान में। अगला, फॉर्चून मैगजीन की पहली बिजनेसमैन में 100 सबसे प्रभावशाली या शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो फॉर्चून मैगजीन की बिजनेस में 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची आई है और इसमें टॉप पर हैं एलन मस्क। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए। इस बार तो पूरा पावर दिखाते हुए इन्होंने अमेरिका में सरकार तक भी बनवा दी एक प्रकार से। काफी जोर शोर से लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में, और विभाग भी पा गए हैं। विभाग कौन सा मिला है? डोजे, डोजे विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वाला डिपार्टमेंट इनको मिला है, विभाग मिला है। तो फिलहाल ये टॉप पर है। एकमात्र भारतीय इस लिस्ट में शामिल हैं जो कि हैं मुकेश अंबानी, 12वें नंबर पर ये हैं रिलायंस के। और टॉप में अगर बात करें तो एलन मस्क के बाद जेनसेन हुआंग है जो कि एनवीडिया के हैं। एनवीडिया आपने देखा पिछले दिनों में बहुत तेजी से ये चढ़ा है। सत्या नडेला ये तीसरे पर हैं और मुकेश अंबानी 12वें पर है, एकमात्र भारतीय। महिलाओं में अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली महिला बिजनेस लीडर मैरी बैरी हैं। ठीक है, 9वां स्थान इनका है। अगला, डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज में 75 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना करने की योजना बनाई है? तो डीआरडीओ जो है पिनाका रॉकेट सिस्टम का इसका परीक्षण तो करता ही रहता है। अभी रिसेंटली इसने 75 किलोमीटर से बढ़ा करके रेंज का एक परीक्षण किया। उसके बाद आने वाले समय में इन्होंने ये बताया कि हमारी योजना है कि हम इसको बढ़ाकर 300 किलोमीटर तक ले जाएं। पिनाका रॉकेट गाइडेड सिस्टम जो है ये बहुत ही समझ लो कि प्रिसाइज टारगेट को ये हिट करता है, और यही कारण है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम आज के टाइम पर ये कई देशों को बेच भी रहा है। अभी आर्मेनिया ने खरीदा है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज जो है ये बढ़ा रहे हैं। और अभी कल जो शाम को मैंने आपको वीडियो दी हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो उसको मैं अगले दिन अब यहाँ डेली करंट अफेयर में दूंगा। आज का तो बन गया था पीपीटी। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी परीक्षण किया हुआ है, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण होने से भारत की ख्याति और ज्यादा बढ़ गई है। भारत दुनिया का समझ लो उन गिने चुने देशों की लिस्ट में आ गया जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ऊपर स्पीड। तो फिलहाल डीआरडीओ बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पर अभी इन्होंने फ्लाइट टेस्ट किया है गाइडेड पिनाका सिस्टम का, तो 75 किलोमीटर का तो ये पार ही कर गए हैं। अब थोड़ा सा और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये कह रहे हैं जल्द ही हम 120 किलोमीटर पहुंचेंगे, फिर आगे चलकर 300 किलोमीटर तक पहुंचेंगे। रेंज 300 किलोमीटर हो जाएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में 1 जनवरी को स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, नवंबर 2024 में एशियाई खेलों के पदक विजेता प्रजनेश गुणेश्वर, इन्होंने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो साथियों, प्रजनेश गुणेश्वर जो कि एशियन गेम्स में ये मेडल भी जीत चुके हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये संन्यास लेंगे किससे? ये लेंगे टेनिस से। टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये अब संन्यास ले रहे हैं, भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये अब देखिए प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2018 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। 2018 में एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो हुए थे जकार्ता में, याद हो अगर आपको, जकार्ता में हुए थे। और 2022 वाला कहाँ पर हुआ? 22 में होना था, एक्चुअली में कोविड की वजह से 23 में हुआ। तो 2023 वाला कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जल्दी बताओ। 2023 वाला हुआ था कहाँ पर? ह्वांगझो में, ह्वांगझो चीन में। ठीक है, 2018 में भारत के शीर्ष क्रम में पुरुष एकल का खिलाड़ी ये रह चुके हैं एटीपी चैलेंज सर्किट में। ये रिटायरमेंट की लिस्ट है जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं रिटायरमेंट।
रिद्धिमान साहा क्रिकेट से अभी संन्यास लिए हैं। रानी रामपाल भारत के हॉकी की रानी कही जाती हैं, हॉकी से इन्होंने संन्यास लिया। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संन्यास लिया इन्होंने। राफेल नडाल टेनिस के ये किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहे जाते हैं, इन्होंने टेनिस से संन्यास लिया। विनेश फोगाट पहलवानी संन्यास ली। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिए। सुनील छेत्री महान फुटबॉलर भारत के, इन्होंने फुटबॉल से लिया। साई पंडित इन्होंने बैडमिंटन से संन्यास लिया। ठीक है, ये संन्यास की लिस्ट है। अगला, हाल ही में कौन पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? तो टी20 इंटरनेशनल में भारत का दूसरा सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज बन गया है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भाई बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं टी20 में। ये दूसरे पर पहुंच गए हैं। किसके बाद पहुंच गए हैं? सबसे टॉप पर कौन है? यजुवेंद्र चहल, 96 विकेट इनके नाम है टी20 इंटरनेशनल में। और दूसरे पर पहुंच गए हैं अर्शदीप सिंह, जिनके हैं कितने विकेट यहाँ पे हैं? 92 विकेट। ठीक है, 92 विकेट। 89 विकेट के साथ तीसरे पर जसप्रीत बुमराह है, चौथे पर भुवनेश्वर कुमार है। ये भारतीयों की बात हो रही है, टी20 इंटरनेशनल की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आईपीएल वाला मत जोड़ लेना। अगला, हाल ही में किस वाद्य यंत्र के विद्वान वरदारा कमलाकर राव का निधन हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वरदारा कमलाकर राव ये दोस्तों मृदंग के वादक थे, मृदंग वादक थे। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, कुछ इस प्रकार से बजाया जाता है, तो इसी के ये थे वादक, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, कमलाकर राव जी का। ठीक है, तो वरदारा कमलाकर राव इनका पूरा नाम है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, राष्ट्रपति पदक भी इन्हें मिल चुका है। अब यहाँ पर कुछ और पूर्व में जो निधन हुए हैं और विजलीज हुई हैं उनका रिवीजन करते हैं। जैसे पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक थे, इनका निधन हुआ। ये पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी प्राप्त कर चुके थे। शारदा सिन्हा जी मशहूर लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, इनका निधन हुआ। ये पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण इनसे सम्मानित थी। और कनक राजू गुसाडी लोक नर्तक थे, पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका निधन हुआ। रोहिणी गोडबोले बहुत ही फेमस फिजिक्स की ये साइंटिस्ट थी, पद्मश्री से सम्मानित थी, 2019 में इनका निधन हुआ। पी वेणुगोपालन जी भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले ये थे चिकित्सक, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इनका निधन हुआ। रतन टाटा जी टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन थे, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। महाराष्ट्र भूषण, असम वैभव रत्न, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के IAS मानवतावादी, ये सब पुरस्कारों को मिल चुके थे। गिरीश साहनी जी CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, साइंटिस्ट थे, इनका निधन हुआ। मारिया ब्रांसा मोरेरा दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी, इनका निधन हुआ। ठीक है, ये निधन वाला पेज रहा। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की, अभी मत जाइए। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि बुकर पुरस्कार कितने भारतीयों ने जीता हुआ है, तो 3 भारतीयों ने जीता है। CISF स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो ये 10 मार्च को मनाते हैं। आज क्या बताना है आपको? आज बताना है फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था। अगर आप कल की PDF डिटेल से पढ़े होगे या वीडियो देखे होगे तो जरूर आप आंसर कर पाओगे। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्लापो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं? ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही बने रहिए, रोजाना करंट अफेयर देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।